बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। भारत में 2024 के लोकसभा इंतखाबात के नताइज अब आ चुके हैं और एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसको बीजेपी लीड कर रही थी, नरेंद्र मोदी लीड कर रहे थे, अपेरेंटली वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी कंफर्टेबल है, क्योंकि 272 का जो मैजिकल फिगर भारत में लोकसभा में हुकूमत साजी के लिए चाहिए होता है, उससे तकरीबन 20 सीट्स ज्यादा एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने हासिल की हैं। अगर हम कंपैरिजन करें इसका इंडिया अलायंस से, जिसको कांग्रेस लीड कर रही थी, तो वो तकरीबन 234 सीटों पर कामयाब हुई है जो इंडिया अलायंस है। और जो बकिया जमातें हैं, जो छोटी रीजनल पार्टीज हैं, जो किसी अलायंस में नहीं थी, या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो 17 नशस्तों पर कामयाब हुए हैं। सो फार पोजीशन क्लियर नहीं है। अगर इंडिया अलायंस, जो बड़ी दो पार्टीज एनडीए के अलायंस में हैं, टीडीपी जिसको चंद्रबाबू नायडू लीड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जेडीयू जिसको नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, इनको उनकी सपोर्ट हासिल करने में कामयाब हो जाती है इंडिया अलायंस, तो नरेंद्र मोदी के लिए तीसरी मरतबा वजीर आजम बनना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी एक मरतबा फिर भारत के वजीर आजम बन जाएंगे। लेकिन 2014 और 2019 के इंतखाबात से 2024 के इंतखाबात के नताइज का कंपैरिजन करें तो 2024 निस्बतन मुश्किल जो है वो साल होगा, और ये पूरा टर्म जो है वो बड़ी मुश्किल होगी नरेंद्र मोदी के लिए। क्यों मुश्किल होगी? क्योंकि 2014 में जो लीड थी, 2019 में जो लीड थी, 2024 में अपेरेंटली भारत के लोगों ने रिजेक्ट किया है नरेंद्र मोदी की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज को, और उसी का नतीजा ये है कि इंडिया अलायंस काफी सीटों पर कामयाब रहा। प्रोग्राम में इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे, जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर जो नरेंद्र मोदी और उसकी जमात जो कुछ भारत में करती रही है, भारत के साथ गुज़िश्ता 10 साल में करती रही है, अब अगले 5 साल अगर मोदी दोबारा वजीर आजम बनते हैं तो कितने मुश्किल होंगे या कैसे होंगे, इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। भारत के जो लोगों के एक्चुअल मसाइल हैं, क्या इस तीसरी टर्म में मोदी उन पर फोकस कर सकेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल में सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला, पाकिस्तान इंडिया कार्ड खेला नरेंद्र मोदी ने, और भारत के एक्चुअल मसाइल पर उतनी तवज्जो नहीं दी। इन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ भारत से नोएडा से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब। जस्टिस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। तो जस्टिस साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप खुद बड़े क्रिटिक रहे हैं नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के। अपेरेंटली जो रिजल्ट्स सामने आए हैं उसमें लग ये रहा है कि भारत के लोगों ने भी नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज थी उनको रिजेक्ट किया है, और वो जो हिंदू मुस्लिम कार्ड और पाकिस्तान इंडिया के मामलात के ऊपर 2014 और 19 के इलेक्शन जीतते रहे हैं, इस मरतबा वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, 2019 का जो इंतखाब हुआ था, हमारे यहाँ जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को लोकसभा कहते हैं, उसमें 545 सीट हैं, तो मेजोरिटी पाने के लिए 273 सीट्स चाहिए होती हैं किसी पार्टी। तो 2019 के इंतखाब में बीजेपी अलोन जीती थी 303 सीट, यानी 30 मोर देन द बेयर मिनिमम हाफ वे मार्क, और अपने एलाइंस के साथ तो 353 सीट्स हो गई। तो इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल मेजोरिटी, और मोदी जी जो चाहे अंड बंड अपने मनमानी करते रहे और मुसलमानों पे जुल्म करते रहे, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स बस इसी चीज़ पे पूरी फोकस थी कि नफरत फैलाओ, गुंडागर्दी करो, मुसलमानों के खिलाफ उनकी पिटाई करो, अगर वो जय श्री राम न कहें उनके घर बुलडोज कर दो, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दो, कई साल तक लिंचिंग करो, बहुत सारे लिंच कर दिए गए बाई काउ विजिलेंटेड। ये सब गुंडागर्दी मोदी जी ने चलाई 10 साल, तो बहुत इंडिया को डैमेज किया। मगर क्योंकि कंफर्टेबल मेजोरिटी थी, वो कर सकते थे। वो तो ही डिड नॉट इवन बॉदर अबाउट एलाइज, क्योंकि खुद 303 सीट थी, मच अबव द हाफ वे मार्क ऑफ 273, और बल्कि वो अपने मिनिस्टर को भी बिल्कुल भंगी बनाए हुए थे। वो देयर वाज नो मिनिस्टर, ही अलोन वाज रनिंग द होल शो। अब क्या हुआ है कि इस 2024 के इंतखाब में
बीजेपी की सीट्स 303 से घट के 240 हो गई। जी, दे हैव लॉस्ट 63 सीट्स और 240 सीट्स मींस 33 सीट्स बिलो द हाफवे मार्क। तो इट विल बी अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अब कंफर्टेबल मेजोरिटी छोड़िए, मेजोरिटी भी नहीं है। और जो एलाइज हैं उनको मिला के तो 292 वगैरह हो जाते हैं। जी, मगर ये जो सारे एलाइज हैं, खासकर तीन बड़े एलाइज हैं। एक तो है चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश का, जी, टीडीपी पार्टी है, उसके 16 एमपी। दूसरा है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जिनके 12 एमपी हैं। जी, और एक चिराग पासवान की 5 एमपी। और ये सब दे आर ऑल मास्टर्स इन द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कंसेशंस फ्रॉम बिग एलाइज। और ये सब बिल्कुल दे विल डिमांड अ पाउंड ऑफ फ्लेश। अब ये लोग पहुंच गए हैं दिल्ली और आई एम श्योर ये डिमांड कर रहे हैं ल्यूक्रेटिव पोर्टफोलियोज। पहले तो उस पर होंगे कि अच्छी जिसमें खूब पैसा बना सके। फिर डिमांड करेंगे कि स्पेशल स्टेटस दो हमारे स्टेट को। ये चंद्रबाबू नायडू का भी डिमांड है और नीतीश कुमार का भी डिमांड है। और स्पेशल स्टेटस का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खूब फंड्स भेजे इनके स्टेट में। फिर ये डिमांड करेंगे कि अब आप मोदी जी कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे, कोई लेजिस्लेशन नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई बड़ा बयान नहीं देंगे हमसे पूछे बगैर, तो हमारी इजाजत के बगैर। तो यानी अब वो मोदी नहीं रह जाएंगे। अब एक तरफा चल रहा था, जो मन चाहे ऊट पटांग किए जा रहे थे। नाउ ही विल बी अ शैडो एंड कैरिकेचर ऑफ दैट ओल्ड मोदी। यानी नाउ ही विल बी वेरी वीक मोदी, जबकि बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग 56 इंच का सीना और विश्व गुरु ये सब जो अंडमंड किए जा रहे थे और मुसलमानों पे जुल्म किए जा रहे थे। अयोध्या मंदिर बनाया बड़ा। जी, मैं जस्टिस साहब ये इसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन ये आपने जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात की, मुझे ये बताइएगा कौन से लुक्रेटिव पोर्टफोलियोज हैं आपके ख्याल में जो ये डिमांड कर सकते हैं? यानी बड़ी पोजीशंस की बात करें, लग ये रहा था कि एक मरतबा फिर अमित शाह वुड बी द होम मिनिस्टर, राजनाथ जो सिंह है ही वुड बी द डिफेंस मिनिस्टर, फिर एक मरतबा फिर राजस्थान से ये जो इनके फॉर्मर स्पीकर हैं ओम, इनको दोबारा स्पीकर लेके आएंगे। जो मेरे पास इत्तलात है कि जेडीयू ने स्पीकर का पोर्टफोलियो भी डिमांड किया है, जेडीयू ने रेलवेज की मिनिस्ट्री भी डिमांड की है, इसके अलावा भी 4 और मिनिस्ट्रीज की डिमांड की है। आपको लगता है कि जेडीयू इतनी बड़ी डिमांड्स रखेगी तो चंद्रबाबू नायडू जिनके पास जेडीयू से भी 4 एमपी ज्यादा हैं, वो इनसे भी बड़ी डिमांड रख सकते हैं? तो बीजेपी को होम मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री भी सरेंडर करनी पड़ सकती है इक्तदार के लिए? देखिए, ये सब चाहते हैं ल्यूक्रेटिव मिनिस्ट्रीज जिसमें पैसा बना सकें। दे वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड दे नो कि ये अब मोदी जी गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं इनके बगैर, क्योंकि 240 सीट है बस सिर्फ बीजेपी के पास। इट इज 32 शॉर्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मेजोरिटी। तो लिहाजा ये दे विल ऑल बी दे विल डिमांड अ पाउंड ऑफ फ्लेश, दे विल ऑल बी ब्लैकमेलर्स। और मोदी जी जिनको अभी तक कोई नहीं ब्लैकमेल कर सकता था क्योंकि इनके पास कंफर्टेबल मेजोरिटी थी, अब ही विल हैव टू मेक लॉट ऑफ कंसेशंस। लेकिन जैसे सब कितना मुश्किल होगा अब नरेंद्र मोदी के लिए चीजों को चलाना, जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि 2019 के बाद तो खास तौर पे उनके पास सिर्फ बीजेपी के पास 303 सीटें थी, जो हाफवे मार्क से 30 सीट्स ज्यादा थी। तो अब वो उनके लिए इक्तदार में रहने के लिए अलायंस पार्टीज का साथ लेकर चलना बड़ा जरूरी है। तो गुज़िश्ता 5 साल की जो गंदी आदतें हैं वो अब अगले 5 साल के लिए कितनी मुश्किल क्रिएट कर देंगी नरेंद्र मोदी के लिए? बहुत मुश्किलें क्रिएट कर देगी, क्योंकि अभी तक तो मोदी जी की आदत नहीं थी किसी से कॉम्प्रोमाइज करने की। जो मन चाहे किए जाते थे। बेसिकली ही वाज डूइंग स्टंट्स एंड गिमिक्स इन इंडिया, मगर कोई इनको क्वेश्चन नहीं कर सकता था। कोई इनसे अगर सवाल पूछे उसको जेल में डाल देते थे। सारी स्टेट एजेंसीज जो हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, दे वर यूज्ड टू पुट मैन्युफैक्चर फॉल्स केसेस एंड पुट पीपल इन जेल। मगर अब वो डर का माहौल हिंदुस्तान में खत्म हो गया। अब तमाम लोग तनकीद कर रहे हैं मोदी जी की,
अब वो डर का माहौल अब नहीं रहा। तो मोदी जी अब वो मोदी जी नहीं रहेंगे। इवन इफ ही बिकम प्राइम मिनिस्टर, he will not be the same man. He will just be a shadow or caricature of that man. Very weak prime minister. और ये जो देखिए, मैं अगर आप 2 मिनट मुझे टाइम दें तो मैं जरा इसका एक हिस्टोरिकल रेफरेंस देना चाहता हूँ, प्लीज, अगर आप हम 2 मिनट हो। जी प्लीज। देखिए, मैंने एक मजमून लिखा है, मैंने उसको आपको भेज दिया व्हाट्सएप पे जी। जिसका टाइटल है द डेज ऑफ द लेटर मुगल्स हैज कम अगेन इन इंडिया। इसका क्या मतलब, अगर आपने अपना हिस्ट्री पढ़ी हो जी, तो मालूम होगा कि लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर वाज औरंगजेब। जी, औरंगजेब आलम जी। ही डाइड इन 1707। बिल्कुल। के बाद जो जमाना चला, that is known as the age of the later मुगल्स, जो 1707 से 1857 तक। ये लेटर मुगल जो थे, ये बस नाम के एम्परर्स थे। इनसे पूरा एम्पायर निकल गया, सब निकल गया था, सिर्फ दिल्ली रह गया था। और जो क्योंकि जो लोकल जो मुगल गवर्नर और मुगल जनरल्स थे, सब ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, चाहे हैदराबाद में, चाहे लखनऊ में, चाहे बंगाल में। तो लेटर मुगल्स हैड नथिंग एक्सेप्ट दिल्ली, नाम के भी एम्परर्स थे, एंड दे वर वेरी वीक एम्परर्स। और उनको बल्कि बनाते थे और गिराते थे वो सैयद ब्रदर्स थे। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद सैयद ब्रदर्स व किंग मेकर्स, वो मुगल एम्पर बनाते थे और गिराते थे। तो अब जो हिंदुस्तान में भी जमाना आ गया है सिमिलर टू द एज ऑफ द लेटर मुगल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी वेरी वीक, रियल पावर विल बी विद द स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, जो रीजनल सत्रप्स हैं। जैसे रियल पावर आफ्टर इन द एज ऑफ लेटर मुगल वाज दीज नवाब निजाम, जो मुगल गवर्नर होते थे। ये जैसे ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, और ये स्टालिन है तमिलनाडु के। दे विल बी द रियल पावर एंड दे विल बी किंग मेकर्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे और गिराएंगे। और ये लेटर मुगल्स का जमाना, के आप पढ़िए हिस्ट्री, बहुत बुरा जमाना था। बड़ा इसमें मार धाड़ हुआ, मराठा लोग लूट रहे थे, ठग लोग पिंडारी घूम रहे थे, लोगों को चोरी करके मर्डर कर रहे थे। वेरी क्योटिक एंड टाइम्स ऑफ टर्मोइल केम इनटू इंडिया। वैसे ही जमाना अब आने वाला है, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी वीक होगी, ये मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो असल मुद्दे हैं भारत के, वो ये आपके पाकिस्तान के भी हैं। वो है गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी। हर दूसरा बच्चा हिंदुस्तान में ही इज मैलनरिश्ड। ये आप गूगल पे जाइए और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टाइप करिए, चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन का बुरा हाल है। 57% इंडियन विमेन आर एनेमिक। और कीमतें आसमान छू रही हैं, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। एक चपरासी की नौकरी एडवर्टाइज होती है, 10-20 हज़ार एप्लीकेशन आ जाते हैं, जिसमें कई PhD, MBA, MSc इंजीनियर बेगिंग फॉर अ चपरासी जॉब। पूरा आलम है। तो लिहाजा और वर्ष और बदतर होता चलेगा ये जो जमाना आ रहा है। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है द एज ऑफ द लेटर मुगल्स हैज कम अगेन। अच्छा, जैसे आपने ये जो आर्टिकल भेजा, मैंने वो पढ़ा भी, और मेरा अगला सवाल भी इसी से मुतालिक था, लेकिन आपने चूंकि खुद भी ब्रीफ कर दिया। अब मुझे ये बताइएगा, जो लेटर मुगल्स पीरियड था, उसमें भारत के अंदर, मतलब उस वक्त का जो यूनाइटेड इंडिया था, खैर यूनाइटेड इंडिया तो नहीं था, उसमें स्टेट्स की आपस में बहुत राइवलरीज थी। भारत में बावजूद इसके कि मतलब एक मुल्क है, लेकिन हम ये देखते हैं जो स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ स्टेट्स की लीडरशिप की तरफ से आती है, लगता है कि स्टेट्स के भी आपस में मामलात कोई बहुत बेहतर नहीं है। फिर गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो इतनी तलखियां हैं, इतना गैप है, आपको लगता है कि अब स्टेट्स के भी आपस के मामलात वो बहुत बिगड़ जाएंगे आने वाले 5 साल के लिए, अगर मोदी 5 साल की टर्म कंप्लीट करते हैं? देखिए, जो मैंने कहा ना, अब रियल पावर इन इंडिया विल बी विद द स्टेट चीफ मिनिस्टर, जी, not with the central government. और ये state chief ministers, they only want power and wealth. They are not interested in the people's welfare. ये चाहते हैं और पैसा बनाना और पावर। तो इनसे जनता कुछ उम्मीद न रखे कि इनकी बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। ये सब like the निजाम नवाब in the age of the later मुगल्स, ये सब बस अपना फायदा, अपना मतलब पूरा करें, उसी का काम करेंगे, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे ये भी बताइएगा,
जो आप आगाज से बार बार बता रहे हैं कि मोदी अब असल मोदी नहीं होंगे, ये शैडो मोदी होगा जो अब अगले 5 साल के लिए इक्तदार में होगा अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं। जो हालात आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगले 5 साल में, भारत का जो मुस्तकबिल आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि मोदी कंफर्टेबली 5 साल एज प्राइम मिनिस्टर मजीद मुकम्मल कर पाएंगे, या आप देख रहे हैं कि बिफोर टाइम इलेक्शंस हो सकते हैं या गवर्नमेंट चेंज हो सकती है? आई डोंट थिंक ही विल लास्ट आउट 5 ईयर। ये तो मेरे ख्याल में 6 महीने साल भर भी नहीं लास्ट आउट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो चंद बाबू नायडू हैं और ये नीतीश कुमार, ये सब दे विल डिमांड मोर एंड मोर। एक स्टेज आएगी कि मोदी कहेंगे हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर कहते हैं हम सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं। तो लिहाजा ये 5 साल छोड़िए, 1 साल भी नहीं लास्ट आउट करेंगे, हो सकता है 6 महीने में गिर जाए। तो मगर देखिए सबसे बड़ा जी सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ इस इलेक्शन का, जो मेरे हिसाब से, मैंने वो भी आपको शायद आर्टिकल भेजा, कि अब मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा हुआ है। मेरे बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, दे आर फीलिंग अ ग्रेट साई ऑफ रिलीफ, कि जो हमारे ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी, न जाने कब हमारा घर बुलडोज कर दिया जाए, हमारी पिटाई हो जाए, हमको लिंच कर दिया जाए, अब वो बादल, काले बादल हट गए। मैं जस्टिस साहब ये मुसलमानों वाले फैक्टर के ऊपर आगे आता हूँ, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल, ये जो आपने 6 माह और 1 साल की बात की, आपको क्या लगता है कि अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि मोदी के लिए इनकी डिमांड्स को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा और फिर इस हुकूमत का चलना ज्यादा देर जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा, तो 6 माह या 1 साल के बाद आप अर्ली इलेक्शंस देख रहे हैं या आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए नई गवर्नमेंट को आता देख रहे हैं? देखिए कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इस पे स्पेकुलेट अभी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। मगर मेरा बस कहना है कि 6 महीने साल भर से ज्यादा नहीं लास्ट करेंगे मोदी। ठीक है, अब जैसे तो आप जो मुसलमानों के मुतालिक आपने बात की, एक तो इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद अब मुसलमानों की भारत में फीलिंग्स क्या है, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल में हमने देखा, आप भी बार बार इसके ऊपर आवाज उठाते रहे, जो मॉब लिंचिंग हुई, मुसलमानों के खिलाफ कवानीन साजी जो है कानून साजी करती रही मोदी हुकूमत, मुख्तलिफ कवानीन मुसलमानों के खिलाफ लाए गए, एक खौफ और हरास की कैफियत थी मुसलमानों पर, हर वक्त खौफ के बादल छाए रहते थे। वो अब क्या फील कर रहे हैं? सेकेंडली, मोदी ने जो गुज़िश्ता 10 साल में मुसलमानों के साथ और दीगर माइनॉरिटीज के साथ किया है, आप समझते हैं कि इन इंतखाबात के नताइज उसी की वजह से वो नहीं आ सके जो मोदी कह रहे थे कि अब की बार 400 पार होगा? देखिए पहले तो आप समझिए कि मोदी अब डिपेंडेंट है ऑन चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार, उनके बगैर चला नहीं सकते लोग। अब ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनको मुस्लिम वोट्स चाहिए, बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलता नहीं कभी। मगर जैसे चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 4% गवर्नमेंट जॉब्स को मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर देना चाहिए, ये चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट है, आप गूगल पे देख लीजिए। ये स्पोकन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ मुस्लिम गिविंग रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स आल्सो इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन टू कॉलेजेस एंड ऑल। ये बिल्कुल ही अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ बीजेपी है, मगर बिकॉज चंद्रबाबू नायडू वांट मुस्लिम वोट्स, इसलिए उसने किया। तो कहने का मतलब है कि अब अगर मोदी चाहेंगे मुसलमानों पे जुल्म ढाना, फौरन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए, तो ये मोदी जी कर नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, ये जो ऑपोजिशन अलायंस है जिसका नाम है इंडिया, जिसमें शायद मेरे ख्याल में 232 हैं, क्या कितनी है, 234 है जी। तो ये भी मुखालफत करेंगे अगर मुसलमानों पे जुल्म होगा। इट्स अ बिग ब्लॉक इन पार्लियामेंट। तो अब वो जो गुंडाई की, पूरी गुंडाई पे चलाई मोदी ने अपनी हुकूमत, और खासकर मुसलमानों पे जुल्म करके, अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दो, एक तो चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश विल स्ट्रांगली अपोज इट एंड मोदी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हिम, और दूसरा ऑपोजिशन अलायंस जो बहुत बड़ा हो गया वो भी अपोज करे। तो अब आप मुसलमानों के जज्बात क्या देख रहे हैं इन इंतखाबात के नताइज के बाद? बहुत खुश हैं, मेरे बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, दे आर फीलिंग ग्रेट साई ऑफ रिलीफ कि काले बादल जो 10 साल हमारे ऊपर मंडरा रहे थे और हमारे पे क्या क्या जुल्म नहीं हुए, हर किस्म के जुल्म हुए, अब पहले बार वो राहत की सांस ले रहे हैं मुसलमान। मेरे बहुत मुस्लिम दोस्त हैं, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। अच्छा जस्टिस साहब, ये भी बताइएगा
राहुल गांधी ने जब इंतखाबात के नताइज तकरीबन क्लियर हो गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस ने जो 234 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है, ये सिर्फ बीजेपी की शिकस्त नहीं है। इंडिया अलायंस ने बीजेपी के साथ साथ भारत की अदलिया को भी हराया है, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को भी हराया है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी हराया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि इनके लोगों को दबाया जा सके, ऑपोजिशन को दबाया जा सके। आप क्या देखते हैं इन इदारों का रोल क्या रहा है गुज़िश्ता 10 साल में, और अब क्या भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और भारत की जुडिशरी पर जो हर वक्त मोदी का खौफ था वो कम होगा? बिल्कुल कम होगा। देखिए, ये जो स्टेट एजेंसीज हैं, जुडिशरी, इंटेलिजेंस एजेंसीज और क्या क्या, इलेक्शन कमीशन, ये सब बड़े देखते हैं पॉलिटिकल विंड किधर बह रही है। तो पॉलिटिकल विंड बीजेपी के फेवर में थी और लग रहा था कि मोदी जी हमेशा के लिए परमानेंटली प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो ये देवर वर्किंग, दे हैड बिकम प्रो बीजेपी। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इसने इतना बेईमानी का फैसला दिया, वो जो बाबरी मस्जिद पे फैसला दिया, 5 जजेस का फैसला था, उसमें एक तरफ तो कह दिया कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ क्राइम, तो अगर उसको क्राइम मानते हो तो रिस्टोर इट एज अ मस्जिद, मगर आखिर में उस फैसले में लिख दिया कि मगर इट विल बी गिवन टू द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जिसने डिमोलिश किया था, वो जमीन उनको दे दी जाएगी। बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी, बेईमानी का फैसला, ताकि उनको खुश, जुडिशरी को खुश कर लें। और नतीजा हुआ, जो चीफ जस्टिस से जो प्रिसाइड किए थे गोगोई, उनको अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, और जो एक सीनियर जज थे चंद्रचूड़, जो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, कहते हैं उन्हीं ने लिखा था फैसला, वो चीफ जस्टिस हो गए। क्योंकि इन्होंने, चंद्रचूड़ साहब ने सोचा होगा कि अगर मैं अग्री न करूं इस फैसले से तो मुझे बीजेपी सुपरसीड कर देगी, मैं चीफ जस्टिस नहीं बन पाऊंगा। तो दीज आर ऑल कैरियरिस्ट, अपना करियर देखते हैं, बेईमानी का फैसला दे दिया, विच इज यानी डार्केस्ट जजमेंट आफ्टर दैट मीसा जजमेंट आफ्टर द इमरजेंसी, बेईमानी का फैसला दे दिया। इसी तरह कई फैसलों का मैं सुना सकता हूँ जो जुडिशरी ने बेईमानी करी। इसी तरीके से ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वर यूज्ड टू अटैक एंड रेड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, मगर ये इधर क्या हुआ है, ये लोग भी बड़े चालू हैं, ये जजेस और इंटेलिजेंस, ये देखते हैं अगर पॉलिटिकल विंड बदल रही है तो ये भी फट से बदल जाएंगे। अब देखिए ये अब ज्यादा न्यूट्रल हो जाएंगे, उतने प्रो बीजेपी नहीं रहेंगे जितने थे, क्योंकि ये सब देखते हैं पॉलिटिकल विंड और उसके साथ बहते हैं, तो लिहाजा थिंग्स में इम्प्रूव ना हो। अच्छा, जैसे सब हमने देखा कि गुज़िश्ता 10 साल में भारतीय फौज को भी बीजेपी ने इस्तेमाल किया अपने मकासद को अचीव करने के लिए। आपने मतलब 2019 का इलेक्शंस में जो बीजेपी की कामयाबी थी, उसमें एक बड़ी वजह वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे जो भारतीय फौज और मोदी ने प्लान की, और बाद में वो चीजें सामने भी आई कि किस तरीके से भारतीय फौज का इस्तेमाल किया बीजेपी ने इक्तदार के हुसूल के लिए। अभी हमने ये देखा कि भारतीय इंतखाबात से चंद रोज कबल भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे को एक्सटेंशन मिली। ये एक्सटेंशन, कितना किरदार इस एक्सटेंशन ने अदा किया कि मोदी जो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मरतबा गवर्नमेंट में आना मुश्किल होगा, वो अब 292 सीट्स तक उनका अलायंस पहुंच गया? नहीं, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक एक्सटेंशन वाज ओनली बाय 1 मंथ ड्यूरिंग द इलेक्शन, कोई इसका रेलेवेंस नहीं है। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा, जैसे साहब हमने देखा कि भारत में, पंजाब में खास तौर पे हालात भी बहुत बेहतर नहीं है, और इंडियन मीडिया अगर उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है तो इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि चीजें बेहतर हैं। खालिस्तान की तहरीक बहुत ज्यादा एक्टिव रही, और ऐसे में खदूर साहब की सीट से अमृतपाल सिंह का इलेक्शन जीतना लोकसभा का, अमृतपाल सिंह वो शख्स है जो ओपनली खालिस्तान की बात करता है और एक बड़ी मैसिव सपोर्ट उसके साथ पूरे पंजाब में मौजूद है। तो ऐसे शख्स का जीतना पंजाब से लोकसभा की सीट पर, आप उसको कैसे देख रहे हैं? फिर कैंपेन एक दिन उसने नहीं की, जेल से उसने इलेक्शन लड़ा, जेल से कागज जमा करवाए, और लाखों वोटों की बढ़तरी से वो लोकसभा में आ गया। तो ये कितना खतरनाक है भारत के लिए? देखिए, ये अमृतपाल सिंह ही इज जस्ट अ वेस्टर्न एजेंट। ये वेस्टर्न पावर्स खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं अमेरिका कनाडा में,
और पूरा खेल है कि भारत को कमजोर करो। वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कि जैसे अंग्रेज हिंदू मुस्लिम लड़वाते थे, ये वेस्टर्न पावर्स का है कि हिंदू सिख लड़वाओ। ये अमृतपाल सिंह इज नथिंग बट अ फॉरेन एजेंट, दैट्स ऑल। नहीं तो इसका इलेक्शन जीतना, इतनी बड़ी तादाद में इसको वोट पड़ना, तो क्या फिर भारतीय पंजाब के लोग भी फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि पीपल आर इमोशनल। देखिए, लोग समझते नहीं, जो मैंने आपसे बात बताई कि ही इज रियली अ वेस्टर्न एजेंट, ये आम सिख नहीं समझता है। वो समझता है हीरो है, इनके फादर को हैंग कर दिया गया जो इंदिरा गांधी के असिस्टेंट थे। तो वो पीपल आर इमोशनल, पीपल डोंट हैव रैशनल अंडरस्टैंडिंग, और इसलिए इमोशंस पे वो वोट दे देते हैं कि भाई हमारा ये इसका फादर मार्टर था, इंदिरा गांधी को मार दिया, तो वो जज्बात पे बह जाते हैं। मगर हकीकत है कि ही जस्ट, देखिए ये क्या है, खालिस्तान मूवमेंट, पूरा गेम ये है कि हिंदू सिख को लड़वाओ, जैसे अंग्रेजों का था हिंदू मुस्लिम लड़वाओ। नथिंग दैट, these are all agents planted by the West. अच्छा सर, ये भी बताइएगा, आप बीजेपी की तो क्रिटिक रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस को आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं? अगर वैसे तो अगर मैं गलत नहीं तो आपने वोट कास्ट नहीं किया, लेकिन अगर आप दोनों अलायंसेस का कंपैरिजन करें, बीजेपी लेड एनडीए और कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस, आपके नजदीक दोनों में बेहतर कौन है? देखिए, बस एक ही चीज है इंडिया अलायंस में जो मुझे पसंद है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं है, दैट इज ऑल। मगर आई एम अंडर नो इल्यूजन, कोई मुगालता नहीं मुझ में कि अगर ये इक़्तिदार में आ जाएं, सत्ता में आ जाएं, ये जो असल मुद्दे हैं भारत के, उसका कोई इनके पास सलूशन है। जो असल मुद्दे हैं, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड एजुकेशन, इनके पास भी कोई सलूशन नहीं है। इंडिया अलायंस के पास भी कोई सलूशन नहीं है। बस इतना है कि मुसलमानों से नफरत नहीं है, तो कम से कम इतनी गनीमत है। तो अगर आप दोनों में मुझसे कहूँ किसको चूज करता हूँ, तो मैं इसलिए इंडिया अलायंस को चूज करूंगा, क्योंकि आई एम अगेंस्ट हेट्रेड। किसी के खिलाफ हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। आई एम अ टोटली सेकुलर पर्सन, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। इसमें इतनी मजहब हैं, इतनी जातियां हैं, इतनी जुबानें हैं, इतनी नस्लें हैं, इतने कल्चर्स हैं। तो जब तक आप सबको साथ लेके चलेंगे, मुल्क एकजुट रह नहीं सकेगा, टूट जाएगा। तो आई एम अगेंस्ट दिस कम्युनलिज्म, जिसको आप लोग क्या फिरका परस्ती कहते हैं, क्या कहते हैं, फिरका परस्ती। बिल्कुल। आखिर में जैसे सब, अब आप जो कि आपने खुद प्रेडिक्ट किया कि अब 1 साल भी इस हुकूमत का रहना मुश्किल है, तो अब अगले 1 साल या अगले 5 साल के लिए आप भारत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? 1 साल के बाद चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, 1 साल के बाद नए इलेक्शंस हैं, अगर नहीं तो फिर अगले 5 साल के बाद भारत की स्टैंडिंग क्या होगी? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि बहुत बुरे दिन आ रहे हैं भारत में। मैं बहुत खुश हूं कि मोदी जा रहा है और चला गया एक तरीके से। आई एम वेरी हैप्पी कि दिस मैन हैड डन ग्रेट डैमेज टू इंडिया। मगर मुझे कोई मुगालता नहीं है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, none of them really love the country। सब पावर एंड वेल्थ, पैसा बनाना और पावर में आना, उसी का खेल खेलते हैं। तो लिहाजा मैं किसी पॉलिटिशियन को इंडिया में पसंद नहीं करता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब हम किसको वोट दें? मैंने कहा तुम्हें जो ठग प्यारा हो ठग को दे दो। सभी ठग हैं हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे ऑल पार्टी, दे आर ऑल सेल्फिश, rogues, rascals, scoundrels, looters, gangsters, mafia, who only know how to polarize society, divide society। बीजेपी रिलीजियस लाइन पे करती है और पार्टी कास्ट लाइन पे करती है। मगर मैंने वोट ही नहीं दिया जिंदगी में। आई विल नेवर वोट, क्यों किसी ठग को मैं वोट दूं? तो लिहाजा मैं इनमें मुझे कोई भरोसा नहीं है। प्रेजेंट पॉलिटिशियन 2 कौड़ी के लोग हैं इंडिया में, सब पार्टी से। मगर मुझे पूरा भरोसा है आगे चल के पेट्रियोटिक, मॉडर्न माइंडेड, सेल्फलेस लीडर्स विल इमर्ज, हु विल लीड अ हिस्टोरिकल पीपल स्ट्रगल चाहिए होगा जो 10-15 साल चलेगा, फॉर क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल ऑर्डर अंडर विच इंडिया रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेस एंड मॉडर्नाइजेस एंड आवर पीपल गेट अ हाई स्टैंडर्ड लिविंग एंड डिसेंट लाइफ। ये हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव होना है। तो ऐसे पेट्रियोटिक लीडर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं।
अभी तो हमारे सारे पॉलिटिशियन दे आर रोग्स एंड रास्कल्स एंड स्काउंडल्स, सब पार्टी से। मगर आगे चल के मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे पेट्रियोटिक मॉडर्न माइंडेड सेकुलर लीडर्स इमर्ज करेंगे, जैसा हुआ है हर कंट्री में। आप हिस्ट्री बुक पढ़िए, when all these countries were in crisis, like England in the 17th century, America during the American Revolution, or France during French Revolution, Russia and China during their revolutions. तो उस वक्त patriotic leaders arose spontaneously, they arose and they led their nation to success. तो इसी तरीके से भारत में भी होगा, मगर उसमें वक्त लगेगा। अभी I have no respect for any political leader of the present times. बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच जस्टिस साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी तफसीलन आपने सुनी। प्रोग्राम से मुताल्लिक अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।